जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त के दिन हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट 30 का आयोजन किया गया था। ऐसे में जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन वाले हैं और जो अभ्यर्थी बाहरी हैं, इन दोनों अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दूं साथियों, ये जो मेगा मॉक टेस्ट चलता है प्रत्येक रविवार के दिन चलता है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं, अगर आप इस मुहिम में नहीं जुड़ पाए हैं तो साथियों आप लोग इस मुहिम में जुड़ जाइएगा। आपको हम नंबर दे देते हैं 7979045782। इस नंबर पे व्हाट्सएप में सिर्फ हाई लिखेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अगला जो टेस्ट होगा संडे को, उसमें आप आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथियों, अगर मैं बात करूं आज के मेगा मॉक टेस्ट का, तो इसका जो लेवल था, यह लेवल आप देखेंगे इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे और कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। ऐसे स्थिति में अगर जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनका क्या रिजल्ट है, क्या रैंकिंग है, क्या कट ऑफ है, साथियों आज की वीडियो में हम ये भी साझा करने वाले हैं। क्योंकि जो हम लोगों का मेगा मॉक टेस्ट होता है, इसमें पूरे बिहार के प्रत्येक जिले से, साथ ही साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट करते हैं। कैटेगरी वाइज उनका क्या कट ऑफ रहेगा, इस कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। साथियों, हम लोग के टेस्ट का एक यही फायदा होता है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। साथ ही साथ पूरे बिहार में या बिहार से सटे हुए राज्यों में क्या चल रहा है, अभ्यर्थियों का किस प्रकार से तैयारी है, इसका भी आंकड़ा पता चल पाता है। तो साथियों आज के वीडियो में आज के क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। 60 क्वेश्चन मेरे द्वारा जीके जीएस का किया जाएगा एनालिसिस। साथ ही साथ जो 40 क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट और ऑटोमोबाइल का, ये किया जाएगा आनंद सर के द्वारा। इसके अलावे जो कट ऑफ है और रैंकिंग है, इसका जो वीडियो होगा इसी वीडियो के लास्ट में हम ऐड कर देंगे, है ना। तो आप लोग जा करके देख भी लीजिएगा। साथियों आपको बता दूं कि जो रिजल्ट रैंकिंग है ना, इस रिजल्ट रैंकिंग का पीडीएफ, साथ ही साथ इसका पीडीएफ और इसके आंसर की का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, डाल देंगे। टेलीग्राम का ग्रुप आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उस टेलीग्राम के लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के मेगा मॉक टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आज मेरा थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, आप लोग देख सकते हैं हाथ में लगा हुआ है ना, नीडल लगा है सुई के लिए। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें। जहाँ पे क्वेश्चन में समय देने लायक होगा वहाँ पे मैं आपको समय निश्चित ही दूंगा। तो चलिए आज के सेट को हम लोग देखते हैं, है ना। चलिएगा साथियों, जो पहला क्वेश्चन आया था, चलिए इसमें क्वेश्चन के पैटर्न बता देते हैं। साथियों शुरुआत में 60 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, बाकी का जो 40 क्वेश्चन है वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिएगा देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, कह रहा है क्या चीज़ कि दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद वाले हरे रंग का बोर्ड किस प्रकार का संकेत है। इस संकेत के बारे में पूछा गया है। अक्सर आप लोग शहरों में जाते हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से चिन्ह दिखाई देगा। जब शहर के पहले आप एंट्री कर रहे होंगे, उसी के पहले आप देखेंगे इस तरह का कुछ डाइवर्जन का चिन्ह भी बना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें यह चेतावनी चिन्ह है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह है। तीसरा कह रहा है प्रमाणित गंतव्य चिन्ह है और चौथा कह रहा है सूचना चिन्ह है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य क्या है, चिन्ह है, मतलब आगे आपको कहाँ जाना है इसका यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है ना, कि दिल्ली जाना है तो इस साइड घूम जाना है, लेफ्ट घूमना है, फरीदाबाद जाना है तो आपको राइट घूमना है, अगर नोएडा के लिए सीधे निकलना है तो आप स्ट्रेट निकल जाइए, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि योग दर्शन किससे संबंधित है ना। तो साथियों जो योग दर्शन संबंधित है, ये आपको संबंधित है पतंजलि से संबंधित है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों जो पतंजलि थे यह एक विद्वान थे। इनकी जो रचना है महाभाष्य, है ना, महाभाष्य में आप देखेंगे योग दर्शन का जानकारी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महाभाष्य है रचना ये किनकी है, तो ये आपका है पतंजलि का। योग विद्या इन्हीं से क्या है, जुड़ा हुआ है। वहीं पे जो पाणिनि है, पाणिनि के किताब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। जो अष्ट अध्यायी रचना है, अष्ट अध्यायी अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अष्ट अध्यायी है यह किनकी कृति है। तो आप देखेंगे पहले के जो प्रकांड व्याकरण वेदा है पाणिनि, उन्हीं पाणिनि का यह अष्टाध्यायी क्या है, रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। जो जैमिनी है, जैमिनी को महर्षि वेद व्यास का क्या बताया जाता है, शिष्य बताया जाता है ना। गौतम के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथियों एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो रात को 10 बजे से, है ना,
प्रत्येक दिन क्या चलता है, मेगा मैराथन चलता है, जिसमें हम आपको पहले 2 दिन एक दिन पहले होमवर्क दे देते हैं कि आप इतने टॉपिक को पढ़ के आइए, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एमसीक्यू कराते हैं। तो जो भी हम एमसीक्यू करवाए हैं, पूरा ज्योग्राफी करवा चुके हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट को कवर कर चुके हैं, अब मेडिएवल का हम लोगों का मंडे से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी उस वीडियो को नहीं देखें, आप लोग जा करके वो भी देखिएगा। अगर वो सब वीडियो देख लेंगे तो ये सब सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, उसमें हम बताए हुए हैं समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है ना। साथियों आपको बता दूं कि जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के काल को भारत का स्वर्णिम युग का काल कहा जाता है ना। और ये जो गुप्त वंश के शासक हैं, इनमें आप देखेंगे श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है ना, स्कंदगुप्त है, विष्णुगुप्त है। इस प्रकार से जो शासकों का क्रम है, उसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इन्हें ये संगीत के क्या थे, प्रेमी थे। जब खुदाई से सिक्के प्राप्त हुए तो उन सिक्कों पे समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसे माना जाता है कि ये संगीत के क्या थे, ये बहुत बड़े प्रेमी थे। इनके दरबार में एक रहते थे कवि, है ना, हरिसेन, जो इनके बारे में, है ना, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रयागराज में है, तो उसी में आप देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी सैनिक उपलब्धियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त है ये आर्यावर्त के 9 राज्यों और साथ ही साथ जो दक्षिणावर्त के 11 या 12 राज्य हैं, उन सभी राज्यों पर इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त करा था। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानिए, इतना सारा फैक्ट्स है। साथियों जो हम बोलते हैं वही आपका क्या होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 बजे का आप लोग महामैराथन देख लेंगे तो निश्चित ही आपको क्या होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यही नहीं, आप सिर्फ अदर कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां का भी क्वेश्चन क्या होगा, आपसे बनने लगेगा। कमांड आपका बहुत अच्छा जीएस पे हो जाएगा, है ना। चलिएगा देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, है ना, कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो इसमें पहले बिंदुसार को हटा दीजिएगा। बिंदुसार का संबंध है आपका मौर्य वंश से संबंध है, और जो बिंदुसार है, बिंदुसार का कोई भी आप देखेंगे संबंध इसके बुद्ध के समकालीन से नहीं है। समकालीन का मतलब ये हुआ कि जब महात्मा बुद्ध थे उस समय कौन से राजा थे, है ना, इस संबंध के बारे में बोल रहा है। अनुयायी अगर होता तो अनुयायी दूसरा चीज है ना। जो बिंदुसार था, ऐसा नहीं कि इनका अनुयायी नहीं था, वो भी इनका अनुयायी था, ठीक ना। चलिएगा, यह जो अजातशत्रु हैं, हर्यक वंश के शासक हैं अजातशत्रु, और ये कौशल नरेश जो प्रसेनजीत हैं, ये दोनों के दोनों लोग आप देखेंगे इस बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। जो प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, ये कौशल जो महाजनपद था, आपको हम बताए थे, जो कौशल महाजनपद था इसी के ये क्या थे, राजा थे। और इनकी जो बहन थी, इन्हीं की बहन से जो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, उन्होंने क्या किया था, शादी किया था। तो ये भी सवाल क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है। जो अजातशत्रु हैं, इनका संबंध किससे है, हर्यक वंश से है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसका ऑप्शन लगाए थे ना। चलिएगा, इसका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो साथियों जो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। चलिएगा, ये फैक्चुअल डेटा है, इसको जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, है ना। तो साथियों इसमें जिसका उद्गम क्षेत्र भारतीय राज्य में नहीं है वह है आपका घाघरा। घाघरा नदी का भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम नहीं है। घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वह तिब्बत के पठार पर, है ना, मानसरोवर झील के समीप से होता है। और आपको हम लास्ट टाइम बताए थे, इन सभी नदियों के बारे में हम आपको बता दिए थे, है ना। साथियों ये नेपाल है, नेपाल के उत्तर में आपका तिब्बत का पठार है ना। नेपाल के उत्तर में ये आपका यहाँ पे
तिब्बत का पठार है, इसी तिब्बत के पठार से क्या होती है, ये घाघरा नदी निकलती है, घाघरा, है ना। अब इस घाघरा नदी को हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में इसी घाघरा नदी को, यूपी में हम लोग सरयू नदी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, याद रखिएगा। और ये सरयू नदी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही कुख्यात नदी है, अर्थात सामान्य शब्दों में कहूँ साथियों तो उत्तर प्रदेश में यह नदी बाढ़ लाने का कार्य करती है। और ये कुछ दूरों तक, है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा के साथ साथ ये प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए यह छपरा में आती है, और छपरा में आकर के गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। घाघरा नदी जो है ये आपका गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ये घाघरा हो गया और ये आपका गंगा नदी हो गया, ठीक ना। तो इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि वो कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो उसमें आप देखेंगे गंडक है, साथ ही साथ घाघरा है, घाघरा भी कुछ दूर उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा के साथ साथ बहती है। गंगा नदी स्वयं आप देखेंगे यूपी और बिहार के सीमा के साथ साथ बहती है। और दक्षिण बिहार में जो करमनासा नदी है वो यूपी और बिहार के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो अयोध्या शहर है वह किस नदी के तट पे बसा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिएगा साथियों, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। नासिक के समीप यह त्र्यंबक की चोटी से क्या होती है, निकलती है। और आप देखेंगे यह आंध्र प्रदेश में होकर के डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। और इसी झेलम नदी के वजह से आप देखेंगे, है ना, जम्मू कश्मीर में एक बुलर झील का भी निर्माण हुआ है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। जो रावी नदी है इसका उद्गम आप देखेंगे रावी हो गया, ब्यास हो गया, इन सभी नदियों का चिनाब हो गया, इन सभी नदियों का उद्गम आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में होता है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है ना। साथियों, कृषि पर जब अधिक जनसंख्या निर्भर करने लगे तो यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का ये क्या है, प्रमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आप देखेंगे कृषि पर निर्भरता बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है। उस देश का जो इकोनॉमी होता है कृषि पर डिपेंड नहीं होता है ना। जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप देखेंगे जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे मान लीजिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला करके इस प्रकार से चल रहा है ना, तो वहाँ पे देखेंगे ये भी चीज़ नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। किसका नियम है, किरचॉफ का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं, है ना, कि अच्छे उत्सर्जक और जो अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक, इससे तात्पर्य क्या है। तो इससे तात्पर्य यह है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो किसी ऊष्मा को या ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेता है और अच्छे से वो क्या कर देता है, ऊष्मा को निकाल भी देता है, ठीक ना। तो किरचॉफ का नियम इसी पे टिका हुआ है। इनके अनुसार अगर कोई खुरदुरा पदार्थ है ना, या कोई खुरदुरा सतह है, तो जो खुरदुरा सतह होता है यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक भी होता है ना। जैसे आप देखेंगे पहले का जो लोहा का कढ़ाई आता था तो उसका नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे खुरदुरा टाइप का होता था। तो उसमें क्या होता था, इसलिए उसको बनाया जाता, काला कलर का होता था। अब शायद वो सब नहीं है। तो उसमें खासियत क्या होता था, नीचे से हम लोग आग देते थे तो कढ़ाई तुरंत क्या होता था, गर्म हो जाता था, क्योंकि सतह खुरदुरा था तो ऊष्मा को आसानी से वो अवशोषित कर लेता था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे दैनिक जीवन में इसके हजारों क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। दादा भाई नौरोजी से जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि भारत का वायोवृद्ध किसे कहा जाता है, वायोवृद्ध पुरुष। तो जो वायोवृद्ध पुरुष हैं ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक ना। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने किताब कौन सा लिखा, है ना। तो इन्होंने एक किताब लिखा था, है ना, द ब्रिटिश पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक सेकेंड, द पोवर्टी, है ना, द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश एंड, है ना, द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, रूल इन इंडिया, ठीक ना।
चलिएगा ध्यान से समझ लीजिए। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। इसी में बताया था इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ का, कि किस प्रकार से जो भारत है, भारत का धन बाहर जा रहा है। तो ये भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साथियों जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए एग्जाम के क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। आप लोग इस चीज़ों को लिख लीजिए। पहली बार भारत का प्रति व्यक्ति आय का जिन्होंने गणना किया था, ये प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था दादा भाई नौरोजी को। आप लोग कॉपी में इस सब नोट डाउन करते रहिएगा। सब VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम लोग उसी प्रकार से सेट करते हैं जहां से अभ्यर्थी को कुछ सिखाया जा सके, ठीक ना। चलिएगा वहीं पे जो SN बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। ये नरम दल के नेता थे। SN बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी के सभी लोग क्या थे, नरम दल के नेता थे। चलिएगा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निर्णायक मत कौन सा मत होता है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया जाता है, डाक द्वारा भेजा गया मत, अयोग्य मत, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, है ना, संसद के पटल पे कोई बिल रखा जाता है और उस बिल पे वोटिंग हो रहा है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में अगर मान लीजिए वोटिंग चल रहा है, तो वोटिंग के दौरान उस बिल पर क्या हो, बिल पर बराबर वोट पड़ जाए। मान लीजिए 50 वोट पक्ष में पड़ जाए और 50 वोट क्या पड़ जाए, विपक्ष में पड़ जाए। ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, टाइड हो जाता है। तो फिर इसमें निर्णायक मत जो देने का अधिकार होता है, ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का। इसका प्रावधान किया गया है जो संविधान का अनुच्छेद 100 है ना, अनुच्छेद 100 के 1 में बताया गया है ना, कि जो लोकसभा स्पीकर है वो निर्णायक मत दे सकता है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो साथियों राज्य का जो भी संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, वह होता है राज्यपाल। जो भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के ही नाम पे किए जाते हैं, है ना। बेशक मुख्यमंत्री होता है और उसका मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा साथियों, थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है ना, बहुत तकलीफ में मैं क्लास ले रहा हूं, ताकि आपका जो एक टारगेट होता है ना, टारगेट का मतलब क्या है साथियों, कि हम लोग जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको जब हम लक्ष्य बना लिए तो हर हालत में उस लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो आप लोग टेस्ट दिए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस टेस्ट का हम क्या कर दें, एनालिसिस कर दें, चाहे कितना भी क्या हो, कष्ट हो। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा पेन है, आपको मैं बताया था कि मुझे किडनी में स्टोन हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। क्लास ले रहे हैं, इसके बावजूद भी क्लास लिया जा रहा है, क्लास बंद नहीं किया जाएगा, है ना। एक तरफ दवा खाना है, एक तरफ काम करना है। उसी प्रकार से आप लोग भी क्या करिए, मेहनत करिए। इसी वजह से मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना। चलिएगा, तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, एक ही ग्रह है ना, वह है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। बुध ग्रह सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह है आपका बुध ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है आपका बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, नारंगी ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, साँझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहिनी ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसको भी याद रखिएगा। जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों ज्योग्राफी का जो भी हम क्लास कराए हैं वो सारा का सारा क्लास आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आज संडे के दिन बोले थे कि मेगा मैराथन होगा ज्योग्राफी का, लेकिन मेगा मैराथन इसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, है ना। अब इसको लेंगे अगले संडे तक या फिर बीच में किसी दिन लेंगे, वीडियो हम क्या करेंगे, बना देंगे, है ना। आपको परेशान नहीं होना है। चलिएगा, कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि पहला कह रहा है ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना।
ऊनी वस्त्र जो होता है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक से तात्पर्य क्या है, यह न तो पूरे गर्मी को ले सकता है और ना ही पूरे ठंडी को ले सकता है, अर्थात यह ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, अर्थात ऊष्मा का ये क्या है, रोधक है। ठीक ना, यही कारण है कि ठंड के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो फायदा क्या होता है, शरीर के बाहर का जितना ठंडा तापमान है, अर्थात टेम्परेचर कितना भी कम है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो उस ठंडी को शरीर के अंदर वो ऊनी वस्त्र आने नहीं देगा, और शरीर के अंदर का जो गर्मी है उस गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगा, अंदर ही उसको रखेगा, है ना। तो ये आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी प्रकार से जो मिट्टी होता है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। वायु जो होता है वो भी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। सीढ़ी पर चलता हुआ आदमी, सीढ़ी पर चलता हुआ आदमी, ध्यान से देख लीजिए, सीढ़ी पर चलता हुआ आदमी का संकेत है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैदल पथ सबवे, पैदल पुल, है ना, बस स्टॉप। तो ये क्या है, ये पैदल आपका पथ सबवे है ना, पैदल पथ सबवे, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा मोबाइल में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आंख पे चमक रहा है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 17, है ना। कह रहा है कि नासा इसरो संयुक्त उपग्रह, है ना, निसार कब लॉन्च हुआ है ना। निसार ये जो लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में 30 जुलाई 2025 को क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। निसार में बस याद रखिएगा, एन से नासा, आई से इंडिया। जो नासा और इंडिया है इन दोनों की संयुक्त क्या है, परियोजना है, जिसके तहत क्या किया गया है, उपग्रह को लॉन्च किया है। बहुत दिनों से इसका क्या चल रहा था, प्लानिंग चल रहा था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, पहला कह रहा है कच्चा तेल, दूसरा बायोमास, तीसरा कोयला और तीसरा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, किसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा लोहा हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। ठीक, दूध पिएंगे तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, और दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है इसमें है आपका केसीन। ठीक ना, जो विटामिन सी है, विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो है आपका नारंगी, इससे भी अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक ना, चलिए वहीं पे जो दूध है, दूध खाएंगे तो दूध में प्रोटीन मिलेगा, अंडा में भी आपको प्रोटीन का मात्रा मिलेगा। ठीक ना, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्य किसकी आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो अंकुरण के लिए साथियों जो क्या बोलते हैं, जो प्रकाश है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग देखे होंगे कि जो अंकुरित बीज है, आप लोग अंकुरित बीज खाते रहते हैं। मटर को रुमाल में क्या करते हैं, उसको बांध करके पानी में फुलो देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है। सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो विसरण करता है वह है आपका गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा फैलता है, बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो फैलने में सबसे ज़्यादा कौन है, आपका गैस है। कह रहा है आँख में मायोपिया दृष्टि से, है ना, मतलब जो मायोपिया है, मायोपिया मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना, तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। ऐसे स्थिति में होता क्या है, रेटिना के सम्मुख जो प्रकाश की किरणें हैं ये केंद्रित हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेटिना है, रेटिना पर आप देखेंगे हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, है ना। तो इसका हुआ था 1907 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दूं साथियों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें दो विचारधारा के लोग होते हैं, एक होते हैं नरम दल, एक होते हैं नरम दल के, दूसरे होते हैं गरम दल के, है ना, दूसरे होते हैं गरम दल के। एक होते हैं उदारवादी होते हैं, है ना, और ये उग्रवादी टाइप के होते हैं। तो साथियों जो नरम दल और गरम दल है ये 1885 से लेकर के 1907 तक ये दोनों लोग साथ साथ काम करते हैं। 1907 ईस्वी तक ये दोनों लोग क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। दोनों की विचारधाराओं में भले ही
उथल पुथल हो, लेकिन ये कभी अलग होने के लिए नहीं सोचे। लेकिन 1907 में आप देखेंगे सूरत का अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सूरत का अधिवेशन है ना। अब ये सूरत के अधिवेशन में ये दोनों गुट क्या होते हैं, बट जाते हैं। अर्थात नरम दल अलग तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरम दल वाले अलग तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में आप देखेंगे इन दोनों का जो फूट पड़ता है, फूट पड़ने के बाद ये अच्छा खासा समय तक चलता है और लगभग 11 साल के बाद, है ना, 11 साल नहीं 9 सालों के बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट। इस लखनऊ पैक्ट में आप देखेंगे फिर नरम दल और गरम दल एक साथ आ जाते हैं। तो पहला जो विभाजन होता है 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में दोनों बट जाते हैं, नरम दल और गरम दल, लेकिन फिर एक मंच पे आ जाते हैं 1916 में, है ना, महात्मा गांधी के प्रयासों से। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 2 सालों के बाद 1918 में फिर इन दोनों में वापस क्या होता है, फूट पड़ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, इस कांग्रेस के अधिवेशन में आप लोग देखेंगे 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इस समय अध्यक्षता किया था रासबिहारी बोस, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 1907 के सूरत विभाजन की अध्यक्षता किसने किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से। तो साथियों इंसुलिन आपका अग्न्याशय से होता है, पेनक्रियाज से शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्न्याशय की जो बीटा सेल कोशिका है, इसी बीटा कोशिका सेल से क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है इसका क्या होता है, स्राव होता है। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन का काम क्या है ना, इंसुलिन का काम है यह मधुमेह रोग से आपको क्या करता है, बचाता है। अगर इंसुलिन का कमी हो जाएगा तो आपको मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जान लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ना, जो मटर के दाने के समान होती है और मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये शरीर पर नियंत्रण रखने के साथ साथ यह आप देखेंगे खुद पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया यकृत, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, पेनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं। तीनों याद रखिएगा, नोट डाउन आप लोग करते जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो उपभोक्ता कानून 1986 है, 1986 क्यों अपनाया गया, है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, दूसरा कह रहा है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, तीसरा कह रहा है कि ग्राहकों की शिकायत का सरल दूत व कम खर्च निपटारा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। सब अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, सेट थोड़ा सा इजी है और थोड़ा सा मॉडरेट भी है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है महानदी पे, है ना। भारत की सबसे लंबी ये क्या है, नदी घाटी परियोजना है। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। भारत की जो सबसे पुरानी और सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो है आपका दामोदर घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पे बनाया गया है, ठीक ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी अभ्यर्थी है ना, अगर आप चालक सिपाही का तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों हम लोगों के द्वारा 599 का एक फुल बैच चलाया जा रहा है, फुल बैच। इस फुल बैच की विशेषता क्या है, तो फुल बैच की साथियों विशेषता है, सबसे पहला नंबर चीज़ जीके जीएस आपको करवाया जा रहा है। जीके जीएस पूरा थ्योरेटिकल, है ना, मतलब समझ जाइए कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग जीके जीएस करवा रहे हैं, है ना। जीके जीएस 60 नंबर का पूरा ज़बरदस्त चल रहा है। साथ ही साथ जो आपका मोटर व्हीकल अधिनियम है, मोटर व्हीकल का जो क्लास चल रहा है ये 40 मार्क्स का चल रहा है, ये भी टॉप क्लास का चल रहा है। आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी से पढ़वा रहे हैं। इसका हम लोग पीडीएफ आपको दे दे रहे हैं, आप इसका जीरोक्स निकाल सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है एप्लीकेशन पे है, आप पढ़ के नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। वहीं पे साथियों जो 100 टेस्ट है, 100 टेस्ट भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फुल बैच में आपको देने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन एक टेस्ट होता है, जो आप टेस्ट देते हैं उसका रिजल्ट, रैंकिंग और कट ऑफ भी हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं। साथियों बहुत ही शानदार और लाजवाब ये बैच है। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से सीडीए एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे बैच परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। सारी की सारी क्लासेस आपको क्या होंगी, मिल जाएगी। तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अभ्यर्थी सिर्फ टेस्ट लगाना चाहते हैं, है ना, तो उन अभ्यर्थियों के लिए हम लोग 299 का क्या किए हैं, बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी करवा रहे हैं और उसका एनालिसिस भी करवा रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा है ना। जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग इस मुहिम में जोड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए आप लोग, है ना।
चलिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे प्रथम रेल टर्मिनस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि लार्वा की प्रमुख परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वृद्धि और कायांतरण दोनों कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि माल को केवल सस्ती कीमत पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। दूसरा कह रहा है अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना। तीसरा कह रहा है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? है ना, बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, है ना, ये बायोगैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका जो राजस्थान है यहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ है यहाँ से भी गुजरती है, जो त्रिपुरा है यहाँ से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा, इसके बारे में सब ज्योग्राफी में हम आपको क्लास करवा चुके हैं, ठीक। चलिए, कह रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये यूनिट बताता है, ऊर्जा की क्या है? इकाई है। कितना यूनिट बिजली बिल आया है ये हम लोग किलोवाट घंटा से क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 34 नंबर कह रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार को कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, 35 पे। 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 11 से 15 जुलाई की अवधि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी बैठक चीन में हुई है ना? तो साथियों, डिजिटल इकोनॉमी फोरम और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ये इसी वर्ष 2025 का ये बात है ना, जुलाई के महीने का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए, आर्यभट्ट कौन थे भाई? तो आर्यभट्ट ये गुप्त साम्राज्य में ये उस समय के प्रकांड खगोल शास्त्री और विद्वान थे, जिन्होंने जीरो का खोज किया था, है ना, और पृथ्वी अपने धुरी पर कितना समय में घूमती है इस बारे में इन्होंने क्या किया था? गणना किया था, ठीक ना। चलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस तरह का सेट में, और आप लोगों का इसी तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था नील्स बोर ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा, रदरफोर्ड ने ही स्वर्ण पत्री प्रयोग के द्वारा सबसे पहले नाभिक के बारे में बताया था, है ना, नाभिक के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक। चलिए, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसका स्टेटमेंट है? तो भाई मेरे ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोग भी इसका कमेंट करिए, है ना, हम जिसका सही होगा हम लाइक कर देंगे, ठीक। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चलिए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है ना, सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, है ना, लोकतंत्र में नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पहला नंबर जमुई जिला, दूसरा नंबर बिहार में बताना है, बिहार के किस जिले में? दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है आपका पश्चिमी चंपारण, और जो चौथा हो जाएगा भाई मेरे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चौथा जिला है आपका दरभंगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि
ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये बिहार के किस जिले में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो जीएसटी है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी को जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो आपका आसाम है। सबसे पहले असम में इसको क्या किया गया, लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जिसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी ये सब आपका एसजीएसटी 3 पार्ट में इसको किया गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। सबसे बड़ा जिला है आपका पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के आधार पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा होता है रेलवे के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये काली पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। एक है काला पहाड़ी, जो काला पहाड़ी है, काला पहाड़ी आप देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो भारत, चीन और तिब्बत में वो क्या है, फैला हुआ है। लेकिन ये काली पहाड़ी है, ये काली पहाड़ी आप देखेंगे ये खास करके मुंगेर में स्थित है, मुंगेर की पहाड़ी पर। और जो मुंगेर की पहाड़ी है वो राजगीर की पहाड़ी के अंतर्गत क्या होता है, आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मुंगेर रहता तो मुंगेर हो जाता। अब इसके लिए आप लोग कमेंट मत करिएगा। चलिए, कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपका कार्ल मार्क्स, जिसमें बुजुर्गा वर्ग के बारे में इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अमरबेल किसका उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है। तो साथियों जो अमरबेल होता है ये आपका जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषक होते हैं, उनका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, अमरबेल किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है ना। तो जो अमरबेल है ये परजीवी का उदाहरण है ना, किसका, परजीवी का उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का कारण क्या रहा, है ना। कम कीमत वाले मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों भारत में जो जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले जो हस्तशिल्पी थे अर्थात जो ग्रामीण उद्योग था, उस ग्रामीण उद्योग को उन लोगों ने खात्मा करने का कार्य किया। किस प्रकार से किया, तो साथियों उन लोग कम कीमतें वाली मशीनों का विकास किया और उस मशीन के माध्यम से उत्पादन करके और जो भारतीय बाजार में निर्मित जो वस्तुएं थे उनसे सस्ता उन लोगों ने बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसके वजह से भारतीय वस्तुओं के खरीदार नहीं मिलते थे, क्योंकि भारतीय वस्तुएं महंगी होती थी, जबकि जो ब्रिटिश वस्तुएं थी, जो ब्रिटिश मशीनों के द्वारा बनाई जाती थी, वो सस्ती पड़ती थी, है ना। और साथ ही साथ भेदभाव टैरिफ नीति, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि वसीय पदार्थ, अगला कह रहा है कि जो वसीय पदार्थ है, वसीय पदार्थ से सबसे ज़्यादा क्या होता है ना। ज़्यादा फैट खाएंगे तो क्या होगा, ये तो सबको पता है, ज़्यादा फैट खाएंगे तो मोटापा होने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो साथियों ये लागू हुआ था 2009 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। साथियों 3 ओर से घिरे भूभाग को, 3 ओर जल से, यहाँ जल होगा, यहाँ क्या होगा, जल होगा, ठीक ना। 3 ओर जल से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक ना। तो वैसा स्थलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजना है, कल्याणकारी योजना नहीं है ना, नहीं है पूछा है, तो कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है। तो साथियों अधातु कौन है, तो अधातु हो जाएगा, कौन सा एक अधातु है ना, अधातु पूछा है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये धातु हो जाएगा। आयरन भी हो जाएगा धातु, है ना। जो सोडियम है ये भी धातु हो जाएगा। ये जो फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी आपका क्या है, अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो हिमालय है, ठीक। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका साथियों हुआ था 2004 में, ठीक ना, 21 जनवरी 2004 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। 57 पे आते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक या इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है ना, बाह्य हिमालय या फिर इसे नवीन हिमालय कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। सब ये सब हम करवा चुके हैं। जो भी मेरे अभ्यर्थी होंगे ना, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो या फिर फ्री वाला क्लास देख रहे हो, सब के सब अभ्यर्थी बना दिए हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सीखे हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास का फीडबैक भी आप लोग दीजिएगा, है ना। जो जीके जीएस का हम क्लास स्टार्ट किए, क्या उससे आपको फायदा हो रहा है नहीं, कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ना। तो साथियों इसके अंतर्गत जो किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिएगा 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन वह है, एक आदर्श ईंधन वह है जो पहला सस्ता हो, सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो साथियों ये रहा 60 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन किया जाएगा आनंद सर के द्वारा, और इसके बाद से साथियों सीधे आप लोगों को कट ऑफ रैंकिंग और हम क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो चलिए आनंद सर से एनालिसिस आप लोग देख लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा, जो आज 31 तारीख का मेगा मॉक टेस्ट था, उसके जो 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन का एनालिसिस नरेंद्र सर ने कराया था। अब ये जो नेक्स्ट आगे 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके यातायात और मोटर वाहन से जुड़े हुए सवाल होंगे, उसका एनालिसिस मेरे द्वारा कराया जा रहा है। ठीक, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे जो पहला सवाल है, पहला सवाल आपका पूछ रहा है कि यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन से दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो आप सभी जानते होंगे यदि यातायात का अधिकारी है तो यातायात का अधिकारी आपसे क्या मांग सकता है? एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है, आपका आरसी मांग सकता है, आपकी गाड़ी का बीमा है कि नहीं वो मांग सकता है, और पीयूसी सर्टिफिकेट मांग सकता है। पीयूसी को बोलते हैं प्रदूषण सर्टिफिकेट, है ना, जो कि हर वाहन के लिए 1 साल के लिए जारी होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी, है ना, बी। आरसी में जनरली क्या होता है? आरसी एक गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है जो कि आपके क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा इशू किया जाता है, जिसको इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं आरटीओ। आरटीओ द्वारा गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, गाड़ी का कलर क्या है ना, गाड़ी किससे चलती है, सीएनजी से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, गाड़ी का मालिक क्या है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, ये सारी की सारी जानकारियाँ आपकी आरसी में होती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है अगला सवाल आप देखेंगे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, है ना, कौन जारी करता है? तो देखिए कोई भी परमिट जारी करने का काम आपकी जो क्षेत्रीय आपका परिवहन विभाग होता है वही करता है। ठीक, अब ये बात है अंतर्राष्ट्रीय परमिट की। अंतर्राष्ट्रीय परमिट मतलब आपको मान लीजिए अपनी गाड़ी ले जानी है नेपाल, या आपको अपनी गाड़ी ले जानी है किसी दूसरे देश, रशिया ले जानी है या ब्रिटेन ले जानी है। बहुत सारे लोग ले जाते हैं, आजकल आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूबर हैं जो अपने वाहन ले जाते हैं ऐसे ऐसे जगहों पे। ठीक, तो उसके लिए जो परमिट जारी करेगी आपका क्षेत्रीय परिवहन विभाग करेगा, आरटीओ करेगा, लेकिन उसके लिए जो शर्तें होंगी वो शर्तें केंद्र सरकार आपको बताएगी, है ना, कि क्या क्या शर्तें होंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन विभाग करेगा। ठीक है ना, क्षेत्रीय परिवहन विभाग करेगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है? तो ये जो धारा है 185 है, 185। इस धारा में ये बताया गया है कि किस लिमिट तक शराब आपको अलाउड है और उसके बाद आपको आपके ऊपर फाइन लगेगा या आपके ऊपर कारावास का चार्ज लग सकता है ना। तो क्या होता है देख लेते हैं कितना अलाउड है। 30 मिलीग्राम, है ना, पर 100 ml आपको अलाउड है। इतना आप यदि अल्कोहल कंज्यूम किए हैं तो आपको छूट दे दी जाएगी। बट इस सीमा के यदि आप ऊपर जाते हैं तो आपको इस धारा के तहत, है ना, पहली बार यदि जुर्म करते हैं तो 2000 का जुर्माना या 3 साल की सजा हो सकती है। दूसरी बार करते हैं, है ना, तो आपको 3000 का जुर्माना हो जाएगा। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा जब आपको जो भी हमारे बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए
बैच पर ये सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाई जा रही हैं और बैच वाले बच्चों से उम्मीद है कि जितना पढ़ाया गया है वो जहाँ से भी उनको बताया जा रहा है जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया है उनको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, जिस भी कोचिंग का मिले, जिस भी बुक से मिले, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। थ्योरी आप हम पे छोड़ दें। थ्योरी की आपको पढ़ाई पढ़नी है तो आप आपके जो सीडीए में है, सीडीए में जो थ्योरी दी जा रही है, जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, उसकी थ्योरी सफिशिएंट है। कहीं यदि घटता बढ़ता है तो उसके लिए हम हैं, आप मैसेज करिए हमें, आप हमसे बात करिए कि सर ये थ्योरी नहीं है, फिर हम एडअप करेंगे। बट आपको यदि क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन के लिए आपको छूट है, आप किसी भी किताब से, किसी भी कोचिंग के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन थ्योरी आप केवल एक ही किताब से पढ़ें या एक ही पीडीएफ से पढ़ें जो हमने आपको दिया है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 64 क्या कह रहा है? शिक्षार्थी लाइसेंस मतलब जो लर्निंग लाइसेंस होता है, जारी होने की तारीख से कितनी अवधि तक वैलिड होता है? तो जो भी लर्निंग डीएल होता है वो केवल और केवल 60 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस लर्निंग से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता होती है। यदि आपने 6 महीने के अंदर लर्निंग से परमानेंट नहीं बनवाया तो फिर से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ता है डीएल बनवाने के लिए जो आपने लर्निंग में बनवाया था। फिर से आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको गो थ्रू शुरुआत से होनी पड़ेंगी। और जैसे ही आपका लर्निंग डीएल बनता है, लर्निंग डीएल बनेगा, ठीक, लर्निंग डीएल के 30 दिन के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। 30 दिन के बाद आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ठीक। और यदि 6 महीने के भीतर तक नहीं किया, 6 मंथ के भीतर नहीं किया, तो ये आपका दोबारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। दोबारा जैसे लर्निंग बना था डीएल, फिर से उसको शुरुआत से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए देखिए क्या है, देखिए सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें किसके लिए होती हैं? तो आप सभी को पता है जो जेब्रा लाइन होती है, जेब्रा लाइन क्या होती है? आपकी ये सड़क है, आपकी ये सड़क मान लीजिए यहाँ से जा रही है, यहाँ पे कोई रेड लाइट है तो, या यहाँ पे डिवाइडर क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइट 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 ऐसे लाइनें बनी होंगी। इन्हीं लाइन्स को हम बोलते हैं जेब्रा लाइन। ये लाइनें क्या होती हैं? ये लाइनें पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए बनाई जाती हैं, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम जेब्रा क्रॉसिंग या जेब्रा लाइन। क्या है? पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए बनाई गई लाइनें होती हैं। फिर देखिए क्या है, यहाँ देखिए, हाँ, अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे एक यातायात संकेत होता है ऐसे, ठीक, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, ठीक ना। और ये पूरा पूरा रेड होता है, लाल कलर से बना होता है, और इस पे या तो स्टॉप लिखा होगा या स्टॉप नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब ही होता है रुकना। इस साइन का मतलब होता है रुकना, रुकना, है ना। इस साइन का मतलब होता है रुकना। जहाँ भी रोड पे आवश्यकता होती है, जहाँ भी रोड पे अधिकारियों को लगता है, या रोड जहाँ भी थोड़ा क्या बोलते हैं, रोड पे जहाँ भी रुकने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप परिवहन विभाग के द्वारा ये साइन जरूर पाएंगे कि भाई आप रुकिए, देखिए चारों तरफ, उसके बाद जाइए, ठीक। तो ये साइन वहाँ लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रुके। चलिए आगे देखिए, हाँ, पीयूसी प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब पीयूसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो पीयूसी का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, POLLUTI, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। देखिए पीयूसी क्या होता है? पीयूसी क्या होता है कि कोई भी वाहन जब नया आदमी खरीदता है ना, तो उस वाहन पे 1 साल तक आपको पीयूसी का सर्टिफिकेट वाहन निर्माता के द्वारा दिया जाता है। अब फिर उसके बाद जब 1 साल बीत जाता है तो जो वाहन मालिक होता है, वाहन मालिक की जिम्मेदारी होती है कि अब उसका पीयूसी ले, है ना। आप जगह जगह पे जाएंगे, सड़कों पे या पेट्रोल पंप पे देखे होंगे प्रदूषण जांच केंद्र, उन प्रदूषण जांच केंद्रों पे जाइए, आप गाड़ी की आरसी दिखाइए, आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट 1 महीने का, 1 साल का मिल जाएगा। वो केवल 1 साल के लिए मिलता है, ठीक। चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, है ना, उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना सबके लिए अनिवार्य है, वरना आप पे गवर्नमेंट के द्वारा फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक। और इसके लिए कुछ आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ती है, 100-150 गाड़ी के हिसाब से 100 रुपये, 64 रुपये, 28 रुपये। बाइक रहेगा तो 28 से 30 रुपये में हो जाएगा। कार रहेगी तो आपका 94 से 95 रुपये में हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। बट यदि यही सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर सरकार के द्वारा फाइन या किसी प्राधिकारी के द्वारा फाइन मारा जा सकता है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आज का पेपर था, आज का पेपर
ना ही ज़्यादा हम आसान कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा टफ कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और वाकई एग्जामिनेशंस में ऐसे ही पेपर पूछे जाते हैं। जो ये 40 सवाल दिए हैं, 40 सवाल में आपके ऐसे ही आएंगे, है ना। क्योंकि बिहार पुलिस का जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पहली बार रिटन में लिया जा रहा है, इसके पहले ओरली होता था। तो बहुत ज़्यादा हम इस पेपर के कठिन होने का उम्मीद नहीं करते हैं। इस पेपर का स्तर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक। अभी घबराइएगा नहीं कि क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा, इसी कन्फ्यूजन में आप आसान चीज़ें भी भूल जाएंगे, ठीक। तो कोशिश करिएगा जितनी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो आपके तैयार रहें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला पूछ रहा है कि त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं। तो त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत हमेशा चेतावनी देते हैं, आपको सचेत करते हैं, है ना, सचेत करते हैं, सचेत। इन्हें हम सचेतात्मक चिन्ह भी कहते हैं, सचेतात्मक चिन्ह भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है कि आपको आगे बताते हैं आगे क्या आने वाला है, आगे ब्रेकर आने वाला है ना, या आगे रास्ता सकरा होने वाला है, या आगे पुल सकरा होने वाला है। इन सब की आपको चेतावनी देते हैं, आपको इसके लिए सचेत करते हैं, ठीक ना। हमेशा देखेंगे त्रिकोण में होंगे, ठीक। और बॉर्डर रेड रेड होगा। और जो भी आपको दिखाना होगा, यदि रेल फाटक आएगा तो भी रेल का साइन बन जाएगा फाटक का, यदि ब्रेकर आएगा तो यहाँ ब्रेकर का साइन ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक, समझ गए। यदि रोड सकरा होगा तो सकरा का आगे ऐसे साइन बना देंगे। ये साइन आपको जानकारी होनी चाहिए एज ए ड्राइवर, इन साइन की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और एक चिन्ह और होता है जिसको हम बोलते हैं आदेशात्मक चिन्ह, है ना, अनिवार्य आदेशात्मक चिन्ह। अनिवार्य आदेशात्मक किस शेप में होते हैं? तो वो होते हैं गोलाकार में, गोला होता है, गोले के बाहर रेड रेड सर्किल होता है, ठीक ना। इसको आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं, है ना। ये अनिवार्य चिन्ह भी होते हैं, इनको आपको फॉलो करना जरूरी होता है ना। यदि आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार आप पे फाइन लगा सकती है, या कोई परिवहन का प्राधिकारी आप पे फाइन लगा सकता है, ठीक। और तीसरा जो चिन्ह होता है वो सूचनात्मक होता है, जो आपको सूचना देता है। सूचना वाला चिन्ह हमेशा आप आयत में देखेंगे, आयताकार में देखेंगे। ये जनरली नीले या हरे बैकग्राउंड में होता है ना। इस पे लिखा होगा, सूचना दे देगा कि आगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ, या बता देगा कि भाई आगे आपका ये गांव पड़ेगा या इस गांव की इतनी दूरी है, ठीक। अब देखिए अगला निषेधात्मक चिन्ह होता है। निषेधात्मक मतलब यही गोले में यदि ऐसे क्रॉस कर दिया रहेगा, क्रॉस करके अब कोई जानकारी दी रहेगी, यू बना दिया रहेगा, यानी कि आपको यू नहीं करना है, निषेध है करना, ठीक, समझ में आ गया। यदि ओवरटेकिंग के लिए होगा तो गोला बना के क्रॉस करके ऐसे आपको सीधा बना के और फिर ऐसे क्रॉस कर दिया रहेगा इसको, यानी कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है। तो ऐसे साइन जहाँ भी आप गोला बना के ऐसे क्रॉस पाएंगे तो उसको बोलते हैं निषेधात्मक। निषेध मतलब आपको नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। क्या कह रहा है? किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है, ठीक। तो देखिए चाहे एम्बुलेंस हो, अग्निशमन हो, पुलिस वाहन हो, सरकारी वाहन हो, उपयुक्त सभी को हमें रास्ता देना अनिवार्य होता है। सरकारी वाहन में आपके सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ नेता जा रहा हो, है ना, या कोई डेलीगेटरी जा रही हो जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, तो उनको भी रास्ता देना आपके लिए अनिवार्य होता है। इन सभी प्राधिकारियों को आपको रास्ता देना अनिवार्य होता है, उपरोक्त सभी। हाँ चलिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 का आप जवाब देंगे। 70 का जवाब दीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं, बताते नहीं हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए, बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा का उल्लंघन होता है? तो बीमा के वाहन चलाना, है ना। जो थर्ड पार्टी बीमा होती है, थर्ड पार्टी बीमा एकदम अनिवार्य होता है, आपको कराना ही कराना है, भले फर्स्ट पार्टी बीमा ना कराएं। और ये किस धारा में लिखा गया है? तो ये धारा आपका 196 है, 196 में लिखा गया है कि बिना बीमा के यदि वाहन चलाते हैं आप तो आपके जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है? नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार संकेत, सड़क संकेत क्या बताते हैं, है ना। तो नीले रंग का गोलाकार संकेत, गोला में अभी हमने बताया है नीला बैकग्राउंड हो या लाल बैकग्राउंड हो, इसको कहते हैं अनिवार्य निर्देश। ये अनिवार्य निर्देश आपको देते हैं, मतलब इसको आपको फॉलो करना ही करना है, या आदेश देते हैं आपको, ठीक ना। इनको आदेश भी बोल सकते हैं, ठीक। जो भी गोले में होगा वो अनिवार्य होगा, आदेश होगा, मानना ही होगा, ठीक। यदि गोला बना के ऐसे क्रॉस कर दिया रहेगा तो निषेधात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंध है? देखिए, खतरनाक ड्राइविंग में आता है, ये बिल्कुल खतरनाक ड्राइविंग में आता है, निग्लिजेंस में आता है, लापरवाही से ड्राइविंग करना, इसको बोलते हैं निग्लिजेंस, हाँ, ध्यान भटकाकर ड्राइविंग करना, इसको, ये तीनों आ जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं? उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों कैटेगरी में आता है।
फिर देखिए क्या कह रहा है, इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए। तो देखिए जो भी वाहन होता है, वाहन में एक लिमिट दिया रहता है कि भाई इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद से आपको इंजन ऑयल बदल देना चाहिए, या इतना समय हो जाने के बाद से आपको इंजन ऑयल बदल देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंजन ऑयल की जो चिकनाई होती है वो समय के साथ खत्म हो जाती है, या गाड़ी चलने के साथ खत्म हो जाती है। तो चिकनाहट को बरकरार रखने के लिए हमें समय समय के बाद या एक निश्चित दूरी चलने के बाद अपना इंजन ऑयल बदल देना चाहिए। तो क्या होगा, इंजन के चल पुर्जों की चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए इंजन ऑयल का क्या काम होता है, यही होता है। तो इसीलिए हमें इंजन ऑयल को बदलना चाहिए ताकि वो चिकनाहट उसकी बरकरार रहे, क्योंकि समय बीतने के बाद से उसमें चिकनाहट खत्म हो जाती है ना, या दूरी चलने के बाद से, एक निश्चित दूरी के बाद से इंजन ऑयल में चिकनाहट खत्म हो जाती है। तो उसी चिकनाहट के लिए हम इंजन ऑयल को बदलते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पे क्या मिलाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि हम उसमें पानी मिलाते हैं। वो पानी कौन सा होता है, वो होता है आपका वो पानी जिसका TDS 0 होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता है, सारा का सारा मिनरल उसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। आप उस पानी को पी भी सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। शर्त ये होती है कि उसमें कोई भी आपका मिनरल्स नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे पहले ज़माने में जब डिस्टिल्ड वाटर दुकानों पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो लोग पानी उबाल के उसको छान के उसके बाद बैटरी में डालते थे, ठीक है ना। वो भी एक डिस्टिल्ड वाटर का सबसे बड़ा उदाहरण था, ठीक है ना। चलिए आजकल तो जो वाहनों में बैटरी आ रही हैं वो सर्विसलेस आ रही है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट आप नहीं पाएंगे, है ना। वो सूखी बैटरी है, उसको बोलते हैं ड्राई बैटरी, वो वाहनों में लग रहा है, वो सर्विसलेस है, उसमें आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। चलिए क्या है यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर आरटीओ को सूचित करना होता है। तो वो 30 दिनों के भीतर आपको अपने आरटीओ में, जिस संबंधित आरटीओ में सूचित करना होता है कि भैया हमारा निवास स्थान चेंज हो गया है, आप हमारा डीएल बदलवा दीजिए, डीएल का एड्रेस बदलवा दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्या है आगे देखेंगे, एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, ठीक है ना। तो लर्नर के लिए हमेशा ये होता है कि लर्नर कभी भी वाहन चला रहा है तो उसके वाहन पे एक एक्सपीरियंस आदमी को बैठाना आवश्यक है अपने साथ, ठीक है ना। भले वो कहीं भी वाहन चलाए, भीड़ में चलाए, राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलाए या किसी भी क्षेत्र में चलाए, उसके साथ एक लाइसेंसधारी वाहन चालक जिसको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, उसके साथ बैठा होना चाहिए, चाहे कार हो चाहे आपका बाइक हो, ठीक है ना। तो ये हो सकता है वह वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता, बिल्कुल यात्री नहीं रखेगा, केवल लाइसेंसधारी प्रशिक्षक को छोड़कर एक ऐसा आदमी हो जिसके पास लाइसेंस हो, उसको प्रशिक्षण देता रहे, ठीक है ना। बाकी कोई यात्री उसके गाड़ी पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। लर्नर का यही सबसे बड़ा कंडीशन है। चलिए, एक नए BS6 वाहन को खरीदे जाने के तारीख से प्रदूषण नियंत्रण PUC की आवश्यकता कब होती है। तो जब भी अभी हमने बताया, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं BS6 की, तो BS6 में जो आपका निर्माता होता है वो 1 साल तक का आपको वैलिडिटी देता है कि आपको 1 साल तक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 1 साल बीतता है आपको पोल्यूशन बनवाना आवश्यक हो जाता है। 1 साल से 1 दिन भी यदि ज़्यादा होगा, है ना, तो आप पे पुलिस प्राधिकारी फाइन लगा देगा, ठीक। तो 1 साल तक की आपको छूट मिलती है, 1 साल बाद आपको 1 साल खत्म होते होते आपको PUC बनवा लेना है, ठीक। तो क्या है 1 वर्ष बाद तक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक लाइसेंस, है ना, पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है? बिल्कुल है ना। हमारी भारत सरकार जितने भी क्षेत्रीय RTO हैं उनको पावर देती है कि आप यदि लाइसेंस इशू करते हैं, है ना, चाहे बिहार सरकार करे चाहे उत्तर प्रदेश सरकार करे, उनका लाइसेंस इंडिया में ऑल ओवर वैलिड है, इंडिया के सभी क्षेत्रों में वो वैलिड होगा। तो क्या हो जाएगा, हाँ, पूरे भारत में यह वैध होगा, ठीक, पूरे भारत में यह वैध होगा। आप लाइसेंस चाहे यूपी में बनवाएं, उस लाइसेंस से आप बिहार में भी गाड़ी चला सकते हैं, आप दिल्ली में भी गाड़ी चला सकते हैं, आप कहीं भी वाहन चला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या है
क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए, अभी 2019 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यदि कोई वाहन मालिक ऐसे व्यक्ति को गाड़ी देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वाहन मालिक की सरासर जिम्मेदारी होगी यदि कोई घटना घटती है। घटना नहीं भी घटती है, यदि वो आदमी पकड़ा जाता है, तो तब भी वाहन मालिक दोषी पाया जाएगा। क्या है? वाहन मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे कारावास हो सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाहन मालिक भी दोषी है। इसमें एक और चीज जोड़ लेते हैं, यदि कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा है, तो नाबालिग बच्चा यदि पकड़ा जाता है तो उस केस में भी आपके गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। जो उस बच्चा होता है, बच्चे के गार्जियन की जिम्मेदारी हो जाएगी कि भैया गार्जियन ने बच्चे को क्यों नहीं रोका, चाहे गाड़ी किसी की भी हो। वाहन मालिक की तो जिम्मेदारी होगी कि भाई बच्चा चला रहा है, साथ में गार्जियन की भी जिम्मेदारी हो जाएगी। गार्जियन को कारावास या सजा हो सकती है, ठीक है ना, यदि कोई नाबालिग व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, नाबालिग बच्चा। क्या है? पढ़िए, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुआ, 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, तो उसे नवीनीकृत करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी? तो अभी हमने बताया है, यदि समाप्ति का 1 साल बीत गया, समाप्त हुए, तो आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। शुरू से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस जो आरटीओ का प्रोसीजर होता है कि भाई टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो क्या हो सकता है? हाँ, आपको फिर से ड्राइविंग प्रवीणता परीक्षा देनी होगी, ठीक है ना। चलिए आइए, क्या है? बहुत अच्छा है सवाल। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको माना जाएगा? ठीक, ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया है वाहन के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को, और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। आप जानते होंगे कि पुणे जैसे शहरों में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो नाबालिगों के गाड़ी चलाने की वजह से हुई हैं। 2 इंजीनियर अभी फिलहाल में मारे गए थे, जिसमें बहुत अमीर घराने के बच्चे थे, बहुत पैसे वाले घराने के थे, जिन्होंने अपने धन बल का इस्तेमाल करके उन बच्चों को छुड़ा लिया था। लेकिन जैसे ये घटना मीडिया को पता चली, लाइमलाइट में आई, तो उस जो बच्चे ने एक्सीडेंट किया था, बच्चे को भी लाया गया और बच्चे के गार्जियन को भी जेल में बंद किया गया, ठीक है ना। बच्चे को सुधार गृह में भेजा गया और बच्चे के गार्जियन को कारावास हुआ, ठीक है ना। तो ये 2019 का संशोधन अधिनियम है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ेंगे। 82 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। 82 का है कि आपके अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी का वाहन शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? यदि आपके पास डीएल है, लाइट मोटर व्हीकल का, आप मीडियम मोटर व्हीकल का उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है कि नई श्रेणी के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है और फिर उसी श्रेणी के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना है, ठीक है ना। उसी श्रेणी का, है ना, जिस श्रेणी का आपको वाहन चाहिए उसके लिए लर्निंग अप्लाई करेंगे, फिर उसको पास करेंगे, तब आपको वो श्रेणी आपकी डीएल में ऐड होगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे बहुत लोगों के पास लाइसेंस पे लिखा रहता है लाइट मोटर व्हीकल बस चला सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि मीडियम चाहिए, मीडियम मोटर व्हीकल चाहिए, तो उसके लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से लर्निंग लेना पड़ेगा, फिर से परीक्षा पास करिए, तब जाके आपको मिलेगा, आपके लाइसेंस में ये ऐड होगा, मीडियम मोटर व्हीकल। चलिए, क्या कह रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में क्या नियम है, ठीक है ना। तो हाई सिक्योरिटी पे जो नंबर होते हैं वो आपके अंग्रेजी में होते हैं और अरबिक अंकों में होने चाहिए, ठीक है ना। प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षर और अरबिक अक्षरों में होने चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 84 बताओ। 84 कह रहा है कि आप जब भी डीलर से नया वाहन खरीदते हैं तो वह आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करता है। ठीक, तो एक फॉर्म 22 होता है। फॉर्म 22 आपको डीलर जो होगा, डीलर इशू करेगा कि ये जो वाहन हम आपको दे रहे हैं, ये वाहन सेफ्टी की दृष्टि से और उत्सर्जन की दृष्टि से सड़क पे चलने के लिए तैयार है, ठीक ना। ये सारी की सारी जानकारी आपको फॉर्म 22 में दी जाती है, फॉर्म 22 में आपको दी जाती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए।
85 क्या कर रहा है, आप जानते होंगे 85 कि एक निजी वाहन का नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। तो निजी वाहन का नंबर प्लेट वाइट कलर का होता है, जिसमें काले काले रंग से अक्षर गुदे होते हैं, ठीक है ना, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। चलिए क्या है, आप इसका जवाब खुद देंगे। 86 क्या कह रहा है कि आगे सकरे पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेत है। तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा पहले अभी हमने आगे क्वेश्चनों में की है, तो हम आपको समय दे रहे हैं, आप कमेंट करिए, कमेंट हम लोग चेक करते हैं। तो ये होता है आगे सकरा पुल है, सकरा पुल है तो आपको सचेत किया जाएगा, आपको चेतावनी दिया जाएगा, है ना। और सचेत और चेतावनी आपको दिया जाता है ट्रेंगुलर में दिया जाता है, ट्रेंगुलर साइन में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चेतावनी हो जाएगा, सचेतात्मक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है। तो धारा 194 डी का है, धारा 194 डी का है। इसमें कहा गया है कि यदि आप देखिए जो धारा 194 है, धारा 194 में कई सारे सेक्शन है। एक धारा 194 है, धारा 194 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बहुत सारा है। तो धारा 194 बेसिकली है आपका भारी वाहनों में यदि आप ओवरलोडिंग करते हैं तो उसके लिए है। उसी में 194 डी है। 194 डी कहता है कि यदि आप दुपहिया बिना हेलमेट का चलाते हैं तो आप पे 1000 रुपये का फाइन मारा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, आप अपने कॉपिया में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बाकी हमारे जो बच्चे हैं एप्लीकेशन वाले उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप घबराएंगे नहीं, ठीक। चलिए ये क्या कह रहा है, ये किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी कौन जारी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है गाड़ियों का वो आपका आरटीओ जारी करता है। जो क्षेत्रीय परिवहन विभाग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी का आरसी आपको इशू करे, है ना। आप देखेंगे कोई भी वाहन होता है तो उस वाहन पे एक स्टिकर चिपका होगा बाएं की साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में एक स्टिकर होता है, उस स्टिकर पे जिस डेट में गाड़ी आपने खरीदी है उसका स्टिकर लगा होगा, है ना। और आरसी जो होता है, आरसी में आपका गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का मालिक का नाम ना, गाड़ी का कलर, हर चीज़ उस पर मेंशन होता है, ठीक है ना, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, सड़क पर लगातार पीली खींची गई लाइन क्या मतलब है। मान लीजिए आपका सड़क है, सड़क के बीचों बीच एक लगातार पीली या सफ़ेद रेखा खींची गई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप इस लाइन के इधर इधर नहीं जाएंगे, है ना। आप इस लाइन के इधर जाके ओवरटेक नहीं करेंगे, किसी को ओवरटेक नहीं करेंगे। आप इस लाइन के हमेशा बाएं साइड में गाड़ी चलाएंगे, है ना, इस लाइन के हमेशा बाएं साइड में चलाएंगे, या आप किसी को इस लाइन क्रॉस करके ओवरटेक नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, इसमें क्या दिख रहा है, हाँ, इस रेखा पर ओवरटेक करना मना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह ऑप्शन दिया रहता कि इस रेखा के हमेशा बाएं तरफ चलना है तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है ना, इस रेखा के हमेशा बाएं तरफ चलना है तो वो भी सही हो जाता है। यही यदि ये सड़क है और सड़क पे यदि डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है आप इधर से जाकर ओवरटेक कर सकते हैं, किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, है ना, या इस लाइन के आप इधर जा सकते हैं, चलना नहीं है, माने जा सकते हैं, बट इसमें स्ट्रिक्टली मना है कि आपको इधर नहीं जाना है। चलिए आगे आएंगे, आगे क्या है कि हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। यह संकेत आमतौर पर जनरली, है ना, किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप जानते हैं हॉस्पिटल में मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंट्स को तेज आवाज़ से दिक्कत हो सकती है। स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चों को भी तेज आवाज़ से दिक्कत होती है। तो जनरली अस्पताल और स्कूलों के पास ये आपको चिन्ह मिलेंगे या यातायात संकेत मिलेंगे क्या कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, 91 देख लेंगे। 91 पूछ रहा है यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो कानून है वो है अच्छा सामरी कानून, गुड समरितन लॉ, है ना। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसको अस्पताल लेके आता है, तो किसी के द्वारा उस व्यक्ति से कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को जाने दिया जाएगा, या पुलिस भी उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं करेगी। 2019 के पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें रोड पे यदि आदमी एक्सीडेंट हो गया, मर रहा है, तो लोग क्या करते थे, देखते रह जाते थे, कहते थे नहीं छुएंगे नहीं, पुलिस हमको पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, तो उसी डर में उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते थे और इसी चक्कर में उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो अभी भी हमने देखा है कि अभी भी मैक्सिमम यही मानसिकता है लोगों में, लोग ये कानून के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। लोग को लगता है कि अभी हम इसको अस्पताल पहुंचाएंगे, मर गया तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, गार्जियन हमसे पूछेगा, ठीक है ना, लोग डरते हैं। और आजकल तो लोग माशाल्लाह भगवान के बहुत
मतलब ज्ञानी लोग हैं, वो अस्पताल ना पहुंचा के फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं उसका, क्या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, हमारा व्यूअर बढ़ेगा। अबे पहले उस आदमी को बचाओ, वो आदमी मर गया तो दोबारा धरती पे नहीं आएगा, है ना, दोबारा आप उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो एक कानून बनाया गया है, वो कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ये क्या है, अच्छा सामरी कानून, ठीक है ना। आप अस्पताल ले जाइए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, पुलिस वाला भी नहीं करेगा, है ना, या अस्पताल वाला भी नहीं करेगा। आप बस बताइए रोड एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से इलाज करो, करेंगे लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्रेक दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका संभावित कारण क्या है। देखिए, जब भी आप ब्रेक दबाते हैं तो आजकल आप देखते हैं गाड़ियों में ब्रेक ऑयल पड़ता है, ब्रेक ऑयल। तो हमेशा जो ब्रेक होता है, ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है, जहां भी लिक्विड आता है, लिक्विड, है ना, तो लिक्विड का मतलब होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम वहां है। ठीक, तो ब्रेक आजकल जो काम करता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। यदि वो आपका ऑयल, ब्रेक ऑयल कम हो गया या उसमें एयर कहीं से घुस गया तो आपका ब्रेक जो होगा ना, ब्रेक आपका स्पंजी लगेगा, लगेगा हाँ रबड़ दबा रहे हैं आप। ठीक, आपका ब्रेक सही से काम नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, ठीक है ना। देखिए, अब ब्रेक सूख घिसेगा तो आप ब्रेक दबाएंगे, स्पंजी नहीं लगेगा, लेकिन ब्रेक लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और जब ब्रेक स्पंजी टाइप का लगे, है ना, तो उसमें क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम में आपकी हवा आ गई है, एयर आ गया है ना। गाड़ी का रेडिएटर का मुख्य काम क्या है, तो रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर आपको इंजन कूलिंग का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्या है कि इंजन को उसके कार्यकारी तापमान तक बनाए रखता है और ज़्यादा गर्म होने से रोकता है रेडिएटर, ठीक है ना। रेडिएटर का यही काम है। रेडिएटर में आप कूलेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है ना, जो वो इंजन के वाटर जैकेट तक पहुंचाता है, ठीक है ना। रेडिएटर जनरली आपका वाटर कूलिंग इंजन में लगा होता है। जिन इंजनों की कूलिंग आपका पानी से होती है ना, लिक्विड से होती है, उनमें आप रेडिएटर पाएंगे, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं जिन इंजनों में सिलेंडर की संख्या एक से ज़्यादा होती है उसको हम वाटर कूलिंग इंजन कहते हैं, या वाटर से उसकी कूलिंग की जाती है, और उसमें हमेशा जहाँ भी वाटर कूलिंग का सिस्टम आया उसमें रेडिएटर आप पाएंगे। ठीक, चलिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या होता है। तो जब भी गाड़ियों में टायर अगले दो टायर एक ज़्यादा घिस रहा है, कम घिस रहा है, या पिछले टायर में एक ज़्यादा घिस रहा है, कम घिस रहा है, तो जानिएगा टायर का अलाइनमेंट आपका डिस्टर्ब है, टायर में अलाइनमेंट आपका डिस्टर्ब है, ठीक है ना। व्हील अलाइनमेंट सही ना होना, है ना। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है, जब भी आप गाड़ी उबड़ खाबड़ या बहुत जर्क वाले रास्ते पे चलाएं, या आप गाड़ी 10,000 तक चला लें, तो आप अपना व्हील अलाइनमेंट जरूर कराएं, है ना, व्हील अलाइनमेंट जरूर कराएं। शॉप होती है व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग की, आप वहाँ जाइए, आपका व्हील अलाइनमेंट हो जाएगा, जनरली कारों में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या पूछ रहा है सवाल, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है। तो आप जवाब दीजिए, हम वेट करके सुनते हैं आंसर, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम बहुत बार पढ़ाए हैं। ठीक, चलिए, स्पार्क प्लग का क्या काम होता है, सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी में प्रज्वलित करना। हमेशा स्पार्क जो प्लग होगा वो पेट्रोल इंजन में पाया जाएगा या गैस इंजन में पाया जाएगा, ठीक है ना। इस ऐसे इंजन को हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, है ना। मतलब उसमें जो इग्निशन होता है वो स्पार्किंग के माध्यम से कराया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यस, दिस इज अब देखिए क्या है, अभी आपने चिन्ह वाला सवाल आगे देखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया है, आप ध्यान से पढ़िए, आप इसको समझिए क्या कह रहा है, आप ऑप्शन देख के समझिए क्या होगा। पहला क्या है, आप जहां खड़े हैं आपको ये बोर्ड दिखा, इस बोर्ड में क्या दिख रहा है, इसमें लिखा है मेरठ 15 किलोमीटर, रुड़की 65 किलोमीटर। मतलब ये बोर्ड प्रमाणित कर रहा है कि जहां आप खड़े हैं वहां से मेरठ 15 किलोमीटर है और रुड़की 65 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रमाणित चिन्ह है, है ना, प्रमाणित चिन्ह है। ना ही ये स्थान के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में जहां आप खड़े हैं वहां के बारे में नहीं बता रहा है, ये जहां खड़े हैं वहां से 15 किलोमीटर के बारे में बता रहा है ना। तो स्थान चिन्ह तो हुआ नहीं, केवल यहाँ पे यदि शहर का नाम लिखा होता मेरठ तो स्थान चिन्ह होता, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि मेरठ आपका 15 किलोमीटर दूर है और रुड़की यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है जहां आप खड़े हैं, ठीक ना। चेतावनी आपको दे नहीं रहा, निषेध आपको कर नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है किसी चीज़ के लिए, ठीक। आपको प्रमाण दे रहा है कि मेरठ 15 किलोमीटर है और रुड़की आपका 65 किलोमीटर। देखिए ये सारे थ्योरी में बताएंगे, बट थ्योरी नहीं भी जो पढ़ा होगा उसके लिए कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ाएंगे, वैसे घबराना नहीं है बच्चे हमारे एप्लीकेशन वाले, ठीक। अब बताइए क्या है, अब ये बता रहा है कि
ये ऐसे क्या बनाया, एरो बना दिया है, तीर बना दिया है। तीर बना के बोल रहा है कि जहां आप खड़े हैं, ठीक है ना, वहां से इस दिशा में, जिस दिशा में तीर बनाया हुआ है उस दिशा में नागपुर 10 किलोमीटर है। यानी कि दिशा सूचना दे रहा है। जहां आप खड़े हैं वहां से दिशा सूचना दे रहा है कि भाई इस दिशा में नागपुर 10 किलोमीटर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिशा सूचना कर रहा है, दिशा सूचना दे रहा है, दिशा चिन्ह है, ठीक है ना, ये आपका दिशा चिन्ह है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज का पेपर तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखिए, ये कैसा है, गिफिन वस्तुएं श्रेणी में आती हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, गिफिन वस्तुआ मतलब घटिया माल होता है, ये डिफिनीशन है, ये बताया जाएगा। गिफिन मतलब होता है घटिया माल। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा। ये आपको ऐसे ही सरप्राइज वाला ये पेपर है, ठीक है ना। लास्ट में 2 क्वेश्चन आपका जीएस से आ गया। ठीक, पूछ रहा है कि सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, है ना। जब भी व्हाइट लाइट होती है, सूरज से हमारे को व्हाइट लाइट मिलती है, श्वेत किरण मिलती है, श्वेत किरण में 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, 100 पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि किसने 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, है ना। ये किसने कहा था, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर होगा बीडी सावरकर ने कहा था इसको, बीडी सावरकर ने, है ना। एक सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह अंग्रेजों ने नाम दिया था, बट बीडी सावरकर ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अपनी किताब लिखी थी, उस किताब में इन्होंने बोला था ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो देखिए, अभी जो आप 40 क्वेश्चन आपने एनालिसिस देखा है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड है। ऐसे ही पेपर में आएगा, ना बहुत टफ था ना बहुत आसान था, मॉडरेट था, और ऐसी उम्मीद रखिएगा। वैसे आज का पेपर बहुत अच्छा था, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है वो बिल्कुल ही अच्छे स्तर पे अटेम्प्ट किया है, समझिए अच्छे स्तर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक। तो चलिएगा साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं आज के टेस्ट का क्या रैंकिंग रहा है, क्या कट ऑफ रहा है, किस अभ्यर्थी ने कितने मार्क्स उठाए हैं और कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। साथियों, ये जो मैं अभी आंकड़ा दे रहा हूँ, शाम को 7 बजे तक जितने अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया है उसका आंकड़ा है। जिन अभ्यर्थियों का इस पीडीएफ में नाम नहीं होगा, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपके जितने मार्क्स आए होंगे उस मार्क्स के हिसाब से आप अपना रैंकिंग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चार्ट में है क्या। तो साथियों, यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो स्कोर है, ये स्कोर का आंकड़ा है। इधर अभ्यर्थियों का नाम है, किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, उनका कौन सा कैटेगरी है, और मेल फीमेल सबका आंकड़ा है। सबसे पहले आज जिला का चर्चा कर लेते हैं, किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। साथियों, ये जो कट ऑफ है, ये जो टेस्ट है, इससे क्या होता है, इससे असल मायने में तैयारी का पता चलता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं उसका पूरा ब्यौरा है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। गोपालगंज से 62 अभ्यर्थी, जमुई से 33, वेस्ट चंपारण से 69, कैमूर से 66, सीवान से 67, अरवल से 49, औरंगाबाद से 97, पटना से 147, बेगूसराय 84, सहरसा से 18, कटिहार से 25, नालंदा से 99, सुपौल से 20, पूर्णिया से 16, खगड़िया से 44, समस्तीपुर से 103, दरभंगा से 33, वैशाली से 99, बांका से 49, लखीसराय से 21 अभ्यर्थी, भागलपुर से 78, ईस्ट चंपारण से 61, बक्सर से 80, मधुबनी से 46, मुजफ्फरपुर 41, सीतामढ़ी 42, शिवहर 4, शेखपुरा से 38, मधेपुरा, किशनगंज, यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। साथियों, कोई ऐसा जिला नहीं है ना जहाँ से अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी जिला से अभ्यर्थी क्या किए हैं, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पूरा का पूरा ये ब्यौरा है। थोड़ा सा ऊपर सारण जिला से 173, गया से 184, अदर स्टेट से 113 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, नवादा से 109, भोजपुर से 107, मुंगेर से 50, रोहतास से 112 और जहानाबाद से 87। तो साथियों, इस बिहार पुलिस के चालक सिपाही के टेस्ट में इतने जिला और अदर स्टेट से पार्टिसिपेट किए हैं, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। अब हम लोग आते हैं कि किस कैटेगरी से कितना अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, साथ ही साथ उनका मार्क्स भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। साथियों, यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स 99, 98, 97, 94 है। तो इन अभ्यर्थियों के मार्क्स को देख करके आपको घबराना नहीं है, ये सभी के सभी अभ्यर्थी मुन्ना भाई हैं, है ना। 99, 98 लाना ये अपने आप में बताता है कि कोई मुन्ना भाई है जो इस तरह से पेपर दिया है, कचरा किया है ना। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी 80 के ऊपर स्कोर करते हैं उनका संभवतः मैं कैलकुलेट भी नहीं करता हूँ।
अब फिर उनको मान करके मैं नहीं चलता हूँ कि वो रैंकिंग में है ना। जो जेन्युइन अभ्यर्थी है, जो अच्छा से तैयारी किया है, जो अच्छा से तैयारी किया है, उसका जो कट ऑफ होगा, है ना, इस तरह के पेपर में वो 70 से 80 के बीच में जाके फंस जाएगा, उससे ऊपर स्कोर वो नहीं कर पाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। साथियों, बीसी कैटेगरी से 907, जनरल कैटेगरी से 189, ईबीसी से 759, ईडब्ल्यूएस से 291, एससी से 380 और एसटी से कितने 22 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। अब जो कट ऑफ जा रहा है साथियों, कट ऑफ पे मैं चर्चा कर लेता हूं, है ना। कट ऑफ पे आप लोग देख लीजिए, जो भी अभ्यर्थी है ना इस सेट में 60 के ऊपर हैं, सभी के सभी अभ्यर्थी सेफ हैं, सबका रिजल्ट 100% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जो 50 से 60 के बीच में है, इनका भी तादाद क्या है, अच्छा खासा है ना। तो इस तरह के पेपर में ये कंफर्म है ना, कि 50 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, 50 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। जो भी अभ्यर्थी 50 के नीचे है, उनका स्थिति दयनीय माना जाएगा। आपको मेहनत करने का क्या है, ज़्यादा जरूरत है। 60 के ऊपर 914 अभ्यर्थी है, आप लोग देख सकते हैं। जो 50 और 60 के बीच में जो लोग हैं, है ना, इसमें से भी कुछ लोगों का रिजल्ट होगा, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं बनेगा। साथियों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग कट ऑफ बताते हैं वह कट ऑफ का अपडेट बताते हैं, है ना। हो सकता है कि आप लास्ट टाइम टेस्ट दिए हो, तो उस टाइम हम बताए होंगे कि जिनका 50 भी आया है रिजल्ट उनका बन जाएगा। तो साथियों, उस लेवल का पेपर था, तो मैं बताया कि 50 भी आएगा तो बन जाएगा। पेपर के लेवल के हिसाब से हम लोग कट ऑफ का अपडेट बताते हैं ना। ये जो पेपर का लेवल था, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा मॉडरेट भी नहीं था, मिला जुला पेपर है ना। तो जो भी अभ्यर्थी अगर 60 के ऊपर है इस पेपर में, तो वो अपने आप को सेफ माने, उनका रिजल्ट बन रहा है। 50 से 60 के बीच में भी कुछ अभ्यर्थी सेफ मान सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज हो सकता है कि आउट भी हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं। लेकिन जिनका 50 के नीचे है, उनको थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करिए, है ना। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मेल फीमेल का अलग अलग कैटेगरी का भी यहाँ पे कट ऑफ है। आप लोग अपना कट ऑफ देख लीजिएगा, है ना, खुद अनुमान लगा लीजिए कितना है। सभी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ है ना। थोड़ा सा आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जिस भाई का PDF में नाम नहीं होगा, आपको फ़ोन करने का जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आपका 78 आया है, 78 मार्क्स आया है, तो आप अपने हिसाब से रैंक लगा लीजिएगा। 94 पे है 78, 93, 94, देख रहे हैं ना, ये सीरियल नंबर दिया है, रैंकिंग दिया है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी का आया 78, तो अपने मन से लगा लेगा कि हमारा 85वां रैंक होगा, है ना। किसी का आया 79, तो अपने मन से लगा लीजिएगा कि मेरा 85 क्या होगा, रैंक होगा। इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, रैंकिंग लगा लीजिएगा। मेरा तबीयत खराब है, जिसके वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तबीयत ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट टेस्ट में चर्चा करूंगा। जाते जाते फिर मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी मेगा मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एवरीडे 299 का बैच है, 100 टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं। 100 रुपया जो है क्या बोलते हैं, 100 टेस्ट हम लोग करवाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, CDA एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट लगाइए पर डे। या फिर से जो फुल बैच जो अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, फुल बैच में हम लोग फुल बैच पढ़ा रहे हैं, अर्थात फुल सिलेबस भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ साथियों, आपको बता दूं कि जो 100 मॉक टेस्ट है, ये भी हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। तो सब चीज़ बढ़िया है, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।